नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोटे में कोटा का गणित, आज इसी विषय पर, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा लागू करने का जो फैसला दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। एसटी भी इसमें शामिल है। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। 2004 में कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। इन फैसले के आखिर क्या मायने हैं, समझने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी कि अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। 7 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें 6-1 से ये फैसला हुआ है, यानी कि 6 जज इस फैसले के पक्ष में थे और एक जज की जो दलील थी वो इसके विपरीत थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। एससी की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज़्यादा फर्क है। जस्टिस वीआर गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाई होती है। ईवी चिनैया केस में असली गलती यह है कि ये इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है। जस्टिस गवई ने जिस तरह से कहा कि इस ज़मीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी के भीतर ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार ये है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गाँव में मेला ढोने वाले के बच्चों से करना गलत है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता। जस्टिस शर्मा ने जिस तरह से कहा कि उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई ने जो कुछ कहा, मैं इस विचार से पूरी तरीके से सहमत हूँ। एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। इस फैसले में सिर्फ महिला जज असहमत रही। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जिस तरह से इसमें असहमति जताई, इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रही। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर ये कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद की
संसदीय कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, ये केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जो संविधान में पहले से मौजूद थी। कभी कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं। इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईवी चिनैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यहाँ अब सवाल उठता है कि आखिर रिव्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार सहित 23 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 6 फरवरी 2024 को सुनवाई शुरू की। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षा में 56% अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य को 99% हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग के पास हाई क्लास सुविधाएं हैं जबकि पिछड़ा वर्ग इन सुविधाओं के बिना ही संघर्ष करता है। अब संभावित असर पर एक नजर दौड़ाते हैं। यह इस सवाल से जुड़ा है कि SC ST के तहत आने वाले समूहों को एक समान माना जाना चाहिए या नहीं। 2004 में चर्चित ईवी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की जो पीठ थी उसने फैसला दिया था कि इन कैटेगरी में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती, मगर 7 सदस्यों की बेंच ने ताज़ा फैसले में इसे पलट दिया जिसका जिक्र मैंने पहले किया। चूंकि इस सवाल पर देश में अलग अलग और काफ़ी तीखी राय देखी जाती रही है, इसलिए फैसले के संभावित असर को लेकर कयासबाजी शुरू होना स्वाभाविक है। कब तक लाभ पहुंचाने की भावना, इस पर भी समझ लेते हैं कि सच यही है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था का फायदा भी SC ST कैटेगरी के तहत आने वाली सभी जातियां समान रूप से नहीं उठा सकी। ताज़ा फैसला इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों के लिए ये गुंजाइश बनाता है कि वे इस व्यवस्था का फायदा उन सबको तक पहुंचाने की व्यवस्था करें जिन तक यह ठीक से नहीं पहुंचा है। आशंकाओं पर अंकुश की अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने उन आशंकाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जो इस फैसले से जुड़ी हैं। फैसले में साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह का उपवर्गीकरण स्पष्ट और भरोसेमंद डेटा के ही आधार पर किया जा सकता है। देखा जाए तो इस शर्त के जरिए फैसले का संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की संभावित कोशिशों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। जटिलता की झलक की अगर हम बात करें तो ये फैसला इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि मसले की जटिलता की झलक पीठ के सदस्यों की अलग अलग राय में भी मिलती है। ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं कि 6-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में भी 6 ओपिनियन सामने आए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तो बहुमत की राय से असंतुष्ट रही, लेकिन जो 6 जज बहुमत की राय से सहमति रखते हैं उनके भी 5 अलग अलग फैसले आए। इनमें क्रीमी लेयर को SC ST पर भी लागू करने और आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे अलग अलग तरह के कई सुझाव दर्ज हुए हैं। भविष्य के लिए दिशा सूचक किस तरह से ये है तो साफ है कि कानून के लिहाज से बहुमत का फैसला ही मान्य होगा, लेकिन पीठ के सदस्यों के वैयक्तिक फैसलों में जाहिर हुए ये सुझाव आगे विमर्श की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर फैसला न सिर्फ पॉलिसी के लेवल पर महत्वपूर्ण दखल है बल्कि आरक्षण जैसे मसले पर भविष्य के लिए दिशा सूचक का भी काम कर सकता है। विधायी मामलों के जानकार की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि इसके प्रभाव में आने से वंचितों में से जो ज़्यादा वंचित है उन्हें लाभ मिलेगा। देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 1950 से आरक्षण का लाभ प्राप्त है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि SC और ST में भी कुछ खास वर्ग के लोग ही आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मसलन
मेहतर कम्युनिटी के लोगों में शिक्षा का सख्त अभाव है और वे आज भी काफ़ी पिछड़े हैं। वहीं पासी, चमार और धोबी समुदाय के लोग पढ़े लिखे हैं और आरक्षण का बखूबी लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वहीं वंचितों में से वंचित तबका आज भी पिछड़ा है और आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है। यही वही स्थिति एसटी में है। जो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं वे आरक्षण का लाभ ज़्यादा लेते हैं, जबकि गांव में रह रहा आदिवासी आज भी आरक्षण के लाभ से काफ़ी हद तक वंचित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी समुदाय में वर्गीकरण को सही ठहराने से सबको विकास का समान अवसर मिलेगा, जो संविधान सम्मत भी होगा। क्रीमी लेयर की पहचान से उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सकेगा जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठाकर संपन्न हो चुकी है। कोटे में कोटा के राजनीतिक मायने अगर समझे तो विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। कोटे में कोटे के प्रावधान से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो कोटे के अंदर भी पिछड़े हैं। आज के समय में जब जाति को अत्यधिक प्रमुखता दी जा रही है, हर जाति ये चाहती है कि उसका विकास हो और वो तथाकथित मुख्यधारा के विकास में शामिल हो। सबकी राजनीतिक लड़ाइयां हैं और सभी विकास की दौड़ में शामिल है। एससी एसटी वर्ग में भी उपवर्गीकरण के राजनीतिक मायने भी हैं। अभी तक ये समुदाय एकजुट होकर उन्हें ही वोट करता था जिनके बारे में इन्हें ये लगता था कि वे हमारे हक की बात करते हैं या फिर वे हमारा भला चाहते हैं। कोटे के अंदर कोटा अब इस मिथक को तोड़ेगा और ये समुदाय एक मुश्त वोट नहीं करेगा। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट बटेगा तो इसके बड़े राजनीतिक प्रयास प्रभाव भी होंगे। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में अन्य कई बातें भी कही हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि आरक्षण कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो अनंत काल तक चलने वाली है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन वर्गों के उन लोगों को आरक्षण का लाभ छोड़ना होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इसका लाभ ले रहे हैं और क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाए राज्य। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसका होगा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। इसका उद्देश्य अधिक वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उनका विकास करना है। जस्टिस गवई ने 281 पृष्ठों के अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में लिखा है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो नागरिकों के पिछड़े वर्ग को तरजीह दे जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि उन लोगों को अब आरक्षण छोड़ना होगा जो वर्षों से इसका लाभ ले रहे हैं। अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में अब कोटा दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ जातियां या लोगों को क्रीमी लेयर में शामिल कर आरक्षण से बाहर किया जा सकेगा? क्या ये आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए है? इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होगा? रिसर्च से इससे जुड़े तमाम सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन पर क्या नया फैसला सुनाया? पूरा केस क्या है, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पंजाब सरकार ने 2006 में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि कानून बनाया था। इस कानून के सेक्शन 4(2) में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में 25% रिजर्वेशन अनुसूचित जातियों और 12% रिजर्वेशन अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4 में कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन कुल सीटों में से 50% सीटों पर रिजर्वेशन वाल्मीकियों और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 4 को असंवैधानिक बताते हुए देवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। 2010 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया था। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने जिस तरह से 6(1) के आधार पर माना कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है कि कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सवाल दूसरा,
क्या अब एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उनमें शामिल कुछ जातियों का रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा? इसका जवाब यह है कि 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिए हैं। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्रीमी लेयर व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सकता है। क्रीमी लेयर फार्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे में बाहर करना मुश्किल होगा। लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा है कि राज्य ओबीसी की तरह एससी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसले ले सकती है। मतलब साफ है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कोटा में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहती है या नहीं। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस बीआर गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा आईएएस या आईपीएस बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता, पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेना देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में एससी रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर भी सरकार को नीति बनाना चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। अब बात आती है कि ये आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही है या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा। इसके जवाब में इसमें शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते हैं। जजों ने अपने फैसले में कहा है कि एससी समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग का प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है। क्रीमी लेयर के फार्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सरकारी नौकरियों को लेकर दिया गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और संसद को लेकर इस फैसले में कुछ नहीं कहा गया है। अब बात आती है, क्या पहले भी राज्यों में कोटा देने की कोशिशें हुई हैं? तब क्या हुआ था? यहाँ इसको इस तरह से समझेंगे। हाँ, इससे पहले अनुसूचित जाति के कोटा में कोटा देने की कोशिश कई राज्यों ने की। हालांकि इनमें ये 3 राज्य प्रमुख हैं। पंजाब 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उप समूहों में बांटने के लिए विधानसभा से एक कानून पारित किया। इसका मकसद अनुसूचित जातियों के अंदर एक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना था। हालांकि इस कानून को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने वाली सूची में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राज्यों के पास नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो 2007 में बिहार ने अनुसूचित जातियों यानी एससी के रिजर्वेशन के कोटे के लिए एससी के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 10% महादलित आबादी है। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एससी कोटे के अंदर महादलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की थी। हालांकि इसमें कामयाब नहीं होने पर बाद में उन्होंने महादलितों को घर और ज़मीन दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। तमिलनाडु की बात करें तो हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 5% नौकरियां हैं। ये तमाम सारे पहलू हैं। इसकी अगर व्याख्या की जाए तो तमाम ऐसे एंगल हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको समझना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। हर
उस SC/ST कैटेगरी के जो कि कोटे के अंदर कोटे में जिनके लिए प्रावधान हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो लंबे समय से लाभ से वंचित हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला है SC/ST के उन वर्गों के लिए जो बहुत नीचे हैं, जो ऐसे हैं कि लंबे समय से आर्थिक आधार पर वो कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं। रिसर्च में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे उसकी पड़ताल। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।